नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम, मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हम इस वक्त वर्ल्ड न्यूज। आइए देखते हैं दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। यमन में अरब इत्तेहाद के एक फजाई हमले में कम से कम 43 अफराद मारे गए हैं और मरने वालों में ज्यादातर स्कूली बच्चे हैं। बैनुल-अक़वामी रेड क्रॉस समिति ने इस हमले की तस्दीक की है। जख्मियों को सादा के मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जख्मियों में कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं अरब इत्तेहादी फौज के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मलकी ने एक बयान में कहा है कि यह हवाई हमला हौसी बागियों के बैलिस्टिक मिसाइल के जवाब में किया गया है। आपको बता दें कि यमन में 2015 से खाना जंगी चल रही, जिसमें कि अब तक 20,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि लाखों लोग बेघर हो गए हैं। तो यमन में फजाई हमला, जी हां, यमन में फजाई हमला किया गया जिसमें कि कई लोग जख्मी हो गए हैं और बड़ी तादाद में लोगों की जान गई है। अरब इत्तेहाद के एक फजाई हमले में कम से कम 43 अफराद मारे गए हैं और 60 लोग जख्मी हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक शुमाली यमन के सादा में एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में बच्चों को ले जा रही एक बस पर यह हमला किया गया और मरने वालों में ज्यादातर स्कूली बच्चे हैं। बैनुल-अक़वामी मकामात पर अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब जुड़ गए हैं, आलमी उमूर के माहिर हैं। उनसे बात करेंगे। सर, यमन में जो कत्ले आम हो रहा है, आम शहरी मारे जा रहे हैं, आखिर अरब इत्तेहाद को क्या हो गया है? वो किस तरफ जा रहा है? और फिर कोई फर्क ही नहीं रह जाता अगर हम इस तरह, अगर हम दहशतगर्दी की बात करें तो ये कौन सी दहशतगर्दी है, या इसको क्या दहशतगर्दी के जुमरे में रखना चाहिए? देखिए, इस वक्त अरब इत्तेहाद और मुस्लिम इत्तेहाद का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, बेमानी बनकर रह गया। आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि अरब इत्तेहाद का कोई मानी नहीं है जी। और जहां तक दहशतगर्दी का मामला है कि क्या इसको दहशतगर्दी कह सकते हैं, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं कर सकता हूं। लेकिन जो कत्ल गारत हो रहा है, मैं उसको तर्दीद भी करता हूं, उसको कंडेम भी करता हूं। जी ठीक है, ये मसले का हल नहीं है। बिल्कुल। मासूम बच्चों की बस पर हमला, ये किस तरफ जा रही है अरब दुनिया? और लगातार इस तरह के वाक़े हो रहे हैं, एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं, बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। कभी हम सीरिया के बच्चों के हालात देखते हैं, कभी इधर यमन के। जी, मैं समझ गया, आपके सवाल समझ गया। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि इंसानी हुकूक और खासकर बच्चे और औरतों के हुकूक की पामाली किया जा रहा है और हो रहा है। और सऊदी अरबिया का जहां तक मामला है, ठीक है, मैं इसे इत्तेफाक करता हूं कि उसको अपने दिफा का हक है, लेकिन उसको जो सालिसी का जो अप्रोच है, जो बातचीत का अप्रोच है, उसको तरजीह देनी चाहिए। और मैं इसी मौका से फायदा उठाते हुए ये आम आदमी को ये बताना चाहता हूं कि सऊदी अरबिया जो जंग यमन में कर रहा है, वो जंग उस पर थोपा गया है और थोपा गया है ईरान की तरफ से। तो दुनिया को इस फैक्टर को भी लेने की जरूरत है कि क्या जो हौसी लोग हैं, जिनको हौसी बागी कहते हैं, आज वहाँ शिया सुन्नी के टर्म्स में देखा जा रहा था, जबकि हकीकत यह है कि सऊदी अरबिया वहाँ पर शियाओं का दिफा करने वाला सबसे बड़ा स्टेट रहा है। और आज ईरान को बुलाकर, ईरान को दावत देकर उसमें खुली जारहियत कराया जा रहा है। जी। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि मामला जो खराब हुआ है वो एक तरफ से नहीं है, चारों तरफ से है। जी ठीक है, लेकिन क्या मुज़ाकरात के जरिए यमन मसले का हल निकाला नहीं जा सकता? सऊदी अरब और ईरान आपस में बैठ कर के मसले का हल क्यों नहीं निकालते? मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि यकीनन हल निकाला जा सकता है, लेकिन हल के रास्ते को भी दुश्वार बनाने वाले यही हौसी लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सऊदी अरबिया ने और दीगर खलीज ममालिक ने वहाँ पर मसले का जो हल है बातचीत से शुरू करने की कोशिश न की थी। किया गया था, ये ईरान की हठधर्मी है। ईरान ने उनको हर तरह से इस्लाह प्रोवाइड किया और वो लड़ रहे हैं। तो उसमें इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, जिससे हमारे जाती तौर पर दुख दर्द भी है, मैं उसको तरदीद भी करता हूँ। लेकिन मैं किसी एक कंट्री पर उसका जिम्मेदार भी नहीं बना रहा हूँ। लेकिन सऊदी अरबिया को एक जिम्मेदार और एक ताकतवर और उस खित्ते के बड़े ममालिक और एक लीडर होने का हैसियत से भी एक सेल्फ कंट्रोल रखने की जरूरत है। डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब, आप हमारे साथ रहिएगा, अगली खबर पर भी हम आपसे बात करेंगे। फलस्तीन के खिलाफ भी इस्राएली हुकूमत की जारहाना पॉलिसी जारी है। गाजा पट्टी में इस्राएली अफवाज की बमबारी में एक हामिला खातून, एक बच्चा
और हमास के एक कारकुन समेत 3 अफराद हलाक हो गए जबकि 5 अफराद जख्मी हुए हैं। इजरायली हुकूमत का कहना है कि गाजा पट्टी की जानिब से किए गए रॉकेट हमले के जवाब में यह कार्रवाई की गई जिसमें कि 6 अफराद जख्मी हुए। जराये के मुताबिक इसराइली लड़ाकू जहाजों ने गाजा में मुतादिद सिविल और सिक्योरिटी अहदाफ को निशाना बनाया। शुमाली गाजा के इलाके अल सौदानिया में एक फैक्ट्री इजरायली बमबारी का निशाना बन गई। गाजा के पुलिस रेस्ट हाउस पर भी इजरायली फजाइया ने बमबारी की। इजरायली अफवाज ने इस वाक़े पर कोई तबसरा नहीं किया, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने गाजा में हमास के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया है। इजरायल ने हमास को मजीद इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ खबरदार किया है। आपको बता दें कि यह पेशरफ्त ऐसे वक्त में हो रही है जब हमास कतर और मिस्र की सालिसी में इसराइल के साथ सीज़फायर मुआहदे के लिए मुज़ाकरात कर रही है। डॉक्टर मोहम्मद सौराब साहब भी हमारे साथ हैं, लेकिन ये पहले ये बात सुन लीजिए। गाजिब इसराइली हुकूमत ने गजा में बहरान पैदा किया है। वो लगातार गजा में फिलिस्तीनियों को मार रही है। इसराइली खुलेआम अक़वाम मुत्तहिदा और मिस्र की सालिसी में हुई सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद सौराब साहब हैं, आलमी उमूर के माहिर हैं। उनसे बात हम कर रहे हैं। फिलिस्तीन में लोगों का कत्लेआम जारी है, सीज़ फायर की हर रोज मोहम्मद सौराब साहब खिलाफ वर्जी हो रही है। आखिर ये सब कैसे रुकेगा? देखिए, इजराइल का जो मकसद है वो ग्रेटर इजराइल बनाना है, और ग्रेटर इजराइल बनाना है उसका 2 तरीका है कि या तो फिलिस्तीनियंस को वहां से एक्सपेल कर दिया जाए, वहां से निकाल दिया जाए, या फिलिस्तीनियंस को हमेशा के लिए सब्जुगेट कर दिया जाए। उनको एक तरह से आप यूं कह सकते हैं कि जो अपार्थाइड की रिजीम थी साउथ अफ्रीका में, जो ब्लैक को व्हाइट में जो मुकाम दिया था, यानी गुलाम बना दिया था, इंस्लेव कर लिया था, वो मुकाम दे दिया जाए। दूसरी बात यह है कि इस वक्त आप देखते होंगे पूरे अरब दुनिया से, मैं तो पूरे अरब को इसके लिए इल्जाम करता हूँ, और फिलिस्तीनियंस और गाजा और हमास से ज्यादा। लेकिन जिस तरह से इजराइल और अमेरिका रोज बरोज फिलिस्तीनियों को जलील कर रहे हैं, मज़ाहमत के अलावा उनके पास बातचीत का कोई रास्ता है भी कि नहीं? वही चाह रहा हूँ। और इस वक्त देखिएगा कि बदकिस्मती से पूरे अरब दुनिया से और इजराइलियों फिलिस्तीनियों के तरफ से भी किसी भी तरह के मज़ाहमत खत्म हो गया है। अगर इजराइल की ऑक्यूपेशन पॉलिसी की थोड़ी बहुत भी मज़ाहमत हो रही है वो हमास के तरफ से हो रही है, और हमास को खत्म कर दिया जाए, ये अरबों में भी इत्तेफाक पैदा हो गया है। यानी इजराइल किसी तरह की अपनी ऑक्यूपेशन की जो पॉलिसी है, जो गुलाम बनाने की पॉलिसी है, उसकी मज़ाहमत इजराइल को खिलाफ बिल्कुल न किया जाए, ताकि निगोशिएटिंग टेबल पर फिलिस्तीनियंस जो हैं वो निगोशिएट न कर सके, बल्कि एक भिखारी के हैसियत से कचोरा में जो उनको दिया जाए वो लेकर चले जाए। ये मकसद है, ये तरीका अपनाया गया है, और यही वजह है कि अब दिन पर दिन फिलिस्तीनियों की हालत बदतर होती जा रही है, और अरब दुनिया दिन पर दिन खामोश होती जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद सौराब साहब। मैं माफी चाहता हूं, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं और आपसे बात करता, लेकिन दीगर खबरें भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी अहम राय रखने के लिए। तो आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर मोहम्मद सौराब साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर थे। और कोलंबिया के नए सदर इवान ड्यूक के ओहदा संभालने से कुछ दिन पहले कोलंबिया ने फिलिस्तीन को एक आजाद मुल्क के तौर पर तस्लीम कर लिया है। वजारत खारजा के जरिए मंजर आम पर लाए गए खत से जानकारी मिली है। ये खत 3 अगस्त तक है और 3 अगस्त का है, और खत में कहा गया है कि कोलंबिया की सरकार के नाम पर सदर जुआन मैनुअल सेंटोस ने फिलिस्तीन को एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर रिकॉग्नाइज करने का फैसला किया है। इस खत पर कोलंबिया के वजीर खारजा मारिया एंजेला हल्गियम ने दस्तखत भी किए। नए वजीर खारजा कार्लोस हेल्मेस ने कहा कि वो पुरानी सरकार के इस फैसले का बैन अक़वामी कानून और अच्छे डिप्लोमेटिक रिश्ते को देखते हुए जायजा लेंगे। El gobierno del doctor Juan Manuel Santos जुआन मैनुअल सैंटोस की हुकूमत ने फिलिस्तीन को एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट के तौर पर तस्लीम करने का फैसला किया है। गुज़िश्ता हुकूमत ने जो फैसला किया है उस पर नई हुकूमत गौर करेगी और बैनुल अक़वामी क़वानीन और डिप्लोमेटिक इम्प्लिकेशन के मद्देनज़र उसका जायजा लिया जाएगा। सऊदी अरब और कनाडा के दरमियान सिफारती कशीदगी के बीच कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने चुप्पी तोड़ी है। ट्रूडो ने कहा कि उनका मुल्क हमेशा से हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी के खिलाफ आवाज उठाता रहेगा और उठाता
है। कनाडा पर सऊदी पाबंदी के बारे में पूछे जाने पर जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वो सऊदी के अच्छे रिश्ते से चाहते हैं सऊदी से, लेकिन कनाडा अपने उसूल के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। कनाडा की पीएम ने कहा कि सऊदी हुकूमत से बातचीत जारी है, जल्दी मसले का हल निकल जाएगा। वहीं सऊदी अरब ने कहा कि सिफारती तनाज़े के बावजूद कनाडा को तेल की सप्लाई मुतासिर नहीं होगी। सऊदी के वज़ीर तवानाई खालिद अल फालेह ने कहा है कि सियासी मामलात को ईंधन की सप्लाई पर असरअंदाज होने नहीं दिया जाएगा। दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती तनाज़े की वजह कनाडा की वज़ीर ख़ारजा क्रिस्टीना फ्रीलैंड की वो बयानबाजी है जिसमें उन्होंने इंसानी हकूक़ की कारकुन समर बदवी और तशमीना असादा की रिहाई का मुतालबा किया था। इन दोनों को गुज़िश्ता हफ्ते गिरफ्तार किया गया था। सऊदी अरब का कहना है कि कनाडा के वज़ीर ख़ारजा का बयान सऊदी के अंदरूनी मामले में मुदाखलत है जिसे कबूल नहीं किया जाएगा। Obviously, Canada will always stand up for our workers and our companies. We need to make sure that we're protecting Canadian interests in any situation. We continue to engage with the government of Saudi Arabia. The Minister of Foreign Affairs had a long conversation with their foreign minister yesterday, and diplomatic talks continue. But as the minister has said, and as we will repeat, Canada will always speak strongly and clearly in private and in public on questions of human rights. यहाँ एक छोटे से वक्फे के लिए हम रुक रहे हैं, लौटेंगे वर्ल्ड न्यूज में दुनिया की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं इस वक्त जी सलाम पर वर्ल्ड न्यूज। ईरानी सदर हसन रूहानी ने शुमाली कोरिया से कहा है कि वो आंख बंद करके अमेरिका पर भरोसा न करे। गुज़िश्ता रोज शुमाली कोरिया के वजीर खारजा री योंग ने तेहरान में सदर हसन रूहानी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में रूहानी ने शुमाली कोरिया को मशवरा दिया कि वो अमेरिका पर एतबार न करे क्योंकि अमेरिका ने हमेशा मसालहत की आड़ में पीठ पर खंजर भोंपा है। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान सिंगापुर में मुलाकात के बाद शुमाली कोरिया के किसी सीनियर ओहदेदार का यह पहला दौरा है। ईरान के साथ तय पाए गए जौहरी माहदे के अलहदगी के साथ ही अमेरिकी फैसले की तरफ इशारा करते हुए सदर रूहानी ने कहा कि हालिया बरसों में अमेरिका ने खुद को नाकाबिले एतबार साबित किया है। अमेरिका ने आलमी बिरादरी और ईरान के साथ तय पाए कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। दूसरी जानिब शुमाली कोरिया के वजीर खारजा री योंग ने ईरान पर अमेरिकी पाबंदी को बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता एक अशरे के दौरान अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है और इस अरसे में शुमाली कोरिया और ईरान मुश्तरका अहदाफ के मुताबिक एक दूसरे के साथ ताउन करते रहे हैं। उधर रूस और चीन ने ईरान पर अमेरिकी पाबंदियों को खारिज कर दिया है। रूस ने कहा है कि वो ईरान के साथ 2015 में हुए जौहरी समझौते को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। रूस की वजारत खारजा की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया कि रूस अपने तजारती मफादात से कोई समझौता नहीं करेगा और ईरान के साथ माशी रिश्ते कायम रखेगा। वहीं चीन ने भी कहा है कि अमेरिकी पाबंदी का ईरान चीन के रिश्तों पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चीन की वजारत खारजा का कहना है कि चीन ईरान से तेल दरामद करता रहेगा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों अमेरिकी सदर ट्रंप ने धमकी लहजे में साफ कहा था कि जो मुल्क ईरान के साथ तिजारती रिश्ते जारी रखेंगे वो अमेरिका के साथ अपने तिजारती रिश्तों को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आपको बता दें कि 2015 के जौहरी समझौते से दस्तबरदारी के बाद अमेरिका ने ईरान पर सख्त माशी पाबंदी आयद कर दी है और दीगर ममालिक पर भी ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात खत्म करने का दबाव डाल रहा है। उधर अमेरिका ने रूस पर नई पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है। रूस की साबिक जासूस और उसकी बेटी और को इंग्लैंड में जहर देने के मामले में अमेरिका ने यह सख्त कदम उठाया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये पाबंदियां रूसी हुकूमत की जानिब से कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए जाने की तस्दीक के बाद आयद की जा रही हैं। आइंदा 2 हफ्तों में इन पाबंदियों पर अमल दरामद शुरू हो जाएगी, जिसके तहत अमेरिका रूस को फौज के काम आने वाली तकनीकी सामान की दरामद पर रोक लगाएगा। पाबंदी के 90 दिन के अंदर रूस को केमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों का मुस्तकबिल में इस्तेमाल नहीं करने का वादा करना होगा। ऐसा नहीं हुआ तो उस पर मजीद और पाबंदियां लगाई जाएंगी। आपको बता दें कि रूस के साबिक जासूस सरगेई स्क्रिपल और उनकी बेटी यूलिया पर 4 मार्च को सेल्सबरी सिटी में कीमियाई हथियारों से हमला किया गया था। इस हमले के लिए बरतानिया रूस को जिम्मेदार मानता है। वहीं रूस इन तमाम इल्जामात को खारिज करता रहा है। और उधर दुनिया की 2 बड़ी मईशत के बीच तिजारती जंग संगीन शक्ल अख्तियार करती जा रही है। अमेरिका को उसी के लहजे में जवाब देते हुए चीन ने भी करीब $16 अरब के अमेरिकी मसनूआत पर जवाबी टैक्स लगा दिया है। चीन के जरिए लगाए गए टैक्स का असर अमेरिका से आने वाली कारों, साइकिलों, मेटल स्क्रैप और वेस्ट पेपर पर पड़ेगा। आपको बता दें कि इससे कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के $16 अरब की दरामद पर 25% टैक्स लगाने का ऐलान किया था। चीन ने इसी का जवाब दिया है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि नए टैक्स 23 अगस्त से नाफिज होंगे और एक तखमीना के मुताबिक इन टैक्स का असर
दोनों मुल्कों के बीच होने वाले $50 बिलियन की तिजारत पर पड़ेगा। बुध को अमेरिका ने चीन से दरामद होने वाले $16 अरब की 279 सामानों पर 25% टैक्स लगाने का ऐलान किया था। अमेरिका की तरफ से टैक्स लगाने का यह दूसरा मरहला है। अमेरिकी कांग्रेस में पहली बार मुस्लिम खातून उम्मीदवार शामिल हो सकती हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार राशिदा तलीब ने मिशिगन में जूनियर जॉन कॉन्स को हराकर अपनी दावेदारी पेश की है। जराये के मुताबिक फलस्तीनी मुहाजिरीन की बेटी 42 साल की राशिदा ने मंगल को 13वीं कांग्रेस जिले में प्राइमरी मेंबरशिप हासिल की थी। राशिदा को 33.6% वोट मिले, जबकि उनके मुकाबले ब्रेंडा जोन्स को 28.5 वोट हासिल हुए। डेमोक्रेटिक गढ़ वाले जिले में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया। तय माना जा रहा है कि तलीब नवंबर में होने वाले इंतखाबात में बिला मुकाबला चुनी जाएंगी। राशिदा तलीब ने इस कामयाबी के लिए लोगों का शुक्रिया अदा किया है और उसने लिखा है कि कांग्रेस में अपनी खिदमत देने के लिए वो ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। Fundamentally unconstitutional and simply un-American to promote the targeting of those of a certain faith. No matter how many times we stand up and say, but we're American too, and we condemn terrorism, and we hate what's happening too, and we're going to stop it with you, we're going to join forces. It's like, no, we don't trust you, we don't believe you, you're one of them. And it's really scary when people are starting to think like that. और चिली की साबिक खातून सदर मिशेल बाचेलेट अक़वाम मुत्तहिदा की नई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक होंगी और इस आलमी इदारे के मुताबिक बाचेलेट 1 सितंबर से जिनेवा में अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगी। वो जैद राद अल हुसैन की जगह लेंगी। सोशलिस्ट लीडर बाचेलेट 2006 से 10 तक और फिर 2014 से लेकर इस साल मार्च तक चिली की सदर रह चुकी हैं। वो चिली में अगस्तो पिनोचेट की फौजी तानाशाही के दौरान हुकूक इंसानी के लिए आवाज उठाने के जुर्म में जेल भी रह चुकी हैं और बाचेलेट ने अमेरिका में पढ़ाई की है और वजीर सेहत और वजीर दिफा के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। बाचेलेट के सामने अब अक़वाम मुत्तहिदा हुकूक इंसानी तंजीम को फाल बनाने का एक बड़ा चैलेंज होगा। यहां पर एक छोटे से वक्फे के लिए हम रुक रहे हैं, लौटेंगे दुनिया की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं इस वक्त वर्ल्ड न्यूज। अर्जेंटीना पार्लियामेंट ने इसकात हमल के मुतनाज़ा कानून को खारिज कर दिया है। मुल्क में अबॉर्शन को कानूनी हक देने के लिए एक बिल लाया गया था, लेकिन सीनेटरों ने इसे मुस्तरद कर दिया है। पार्लियामेंट में 15 घंटे तक चली बहस और उसके बाद हुई वोटिंग में इस बिल की मुखालफत में 38 वोट पड़े, जबकि हक में सिर्फ 31 वोट पड़े। इस बिल को कांग्रेस यानी कि लोअर हाउस में जून में ही पास करा दिया गया था, लेकिन अपर हाउस में यह बिल गिर गया। इस बिल का नतीजा जानने के लिए पार्लियामेंट के बाहर रात भर लोगों का हुजूम जमा रहा और जैसे ही नतीजे सामने आए, कैथोलिक ईसाइयों और उसके खिलाफ कैंपेन चला रहे लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, जबकि इस बिल की हिमायत कर रहे लोगों में मायूसी छा गई। इन लोगों को कि पुलिस के साथ झड़प भी हुई। वाज़ेह है कि अबॉर्शन कानून में तरमीम के लिए अर्जेंटीना में बरसों से बहस जारी है। कैथोलिक ईसाई इसके हक में नहीं है, लेकिन इस्लाह पसंद लोगों का मानना है कि खातून को इसकाते हमल का हक मिलना चाहिए। तो बड़ी तादाद में वेनेजुएला में आने वालों को रोकने के लिए खासतौर से इक्वाडोर हुकूमत ने अपनी सरहद बंद कर दी है और सरहदी इलाकों के 3 सूबों में स्टेट इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जराये के मुताबिक हर रोज 4000 लोग वेनेजुएला छोड़कर के इक्वाडोर आ रहे हैं, जिससे कि यहाँ के बुनियादी वसाइल पर बुरा असर पड़ रहा है। वहीं ब्राजील ने भी बड़े पैमाने पर वेनेजुएला से आने वाले लोगों को रोकने के लिए अपनी सरहद बंद कर दी है। मकामी पुलिस ने इत्तला दी है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के जरिए दिए गए हुक्म के बाद उठाया गया है। कोर्ट का कहना है कि वेनेजुएला से लोगों के गैर कानूनी इनखला पर उस वक्त तक और खासतौर से दाखिले पर उस वक्त तक रोक लगी रहेगी जब तक कि वहां से आने वाले मुहाजिरीन को ब्राजील में कहीं और मुंतकिल नहीं किया जाता। अफसरों ने बताया कि ब्राजील और दीगर मुल्कों के लोगों के लिए सरहद खुली रहेगी, वहीं अपने घर लौटने वाले वेनेजुएलाई शहरियों के लिए भी सरहद खुली हुई है। इंडोनेशियाई जजीरे लोम्बुक में 6.9 शिद्दत का एक और जल्जला आया है। हुक्काम ने बताया कि जल्जले के झटकों से कई लोग जख्मी हुए हैं और कुछ इमारतें मुनहदिम हो गई, लेकिन इस दौरान किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। लगातार आ रहे झटकों की वजह से लोग दहशत में और खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब लोम्बुक में इतवार को आए जल्जले में मरने वालों की तादाद 168 हो गई है, जबकि इस कुदरती आफत की वजह से बेघर होने वाले अफराद की तादाद 1.5 लाख से तजावुज कर गई है। बचाव दल मुतासरा इलाकों में पहुंचकर लोगों को खाना पानी मुहैया करवा रहा है। गैर मुल्की सयाहों को लोम्बुक से निकाला जा रहा है। इधर यूरोप के कई मुल्कों में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है और दर्जा हरारत 40 डिग्री के पार हो गया है। लोगों का यहाँ गर्मी से बुरा हाल है। वहीं जबरदस्त गर्मी की वजह से लगातार इन मुल्कों में जंगलों में आग लगने के वाकयात सामने आ रहे हैं। स्पेन के जुनूब मगरबी इलाके सैन विंसेंट डे
अलकांतरा में कई दिनों से जंगलों में आग लगी हुई है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो खुश्क मौसम है और तेज हवाएं उसकी वजह से आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। वहीं नीदरलैंड में भी गर्मी से लोगों का बुरा हाल है और दर्जा हरारत 30 डिग्री के पार हो गया है। सूखे की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। नीदरलैंड में भी कई इलाकों में आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड का अमला फसलों को बचाने के लिए दिन और रात मेहनत कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आलू और कॉर्न की फसलों पर इस मौसम पर बहुत बुरा असर हुआ है। इधर अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर जौहरी बम जो गिराए थे उसे याद करके आज भी लोग कांप जाते हैं। अमेरिकी फौज ने 6 अगस्त 1945 की सुबह हिरोशिमा पर बम गिराया था और उसके 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त को अमेरिका ने नागासाकी पर बम गिराया था। आज नागासाकी पर हमले की 73वीं बरसी है। इस मौके पर जापान के नागासाकी शहर में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कि अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस ने शिरकत की और जौहरी हथियारों से दुनिया को खबरदार किया। आपको बता दें कि 9 अगस्त 1945 को अमेरिका के जंगी तैयारों ने इस शहर पर फैटमैन नाम का जौहरी बम गिराया था। इस वाक़े में फौरी तौर पर 40,000 जापानी हलाक हुए थे। वहीं न्यूक्लियर रेंज की वजह से जो रेज निकली थी, हजारों लोग अपने सालों बाद जान गंवाते रहे थे। Elimination of nuclear weapons remains the highest disarmament priority of the United Nations. Here in Nagasaki, I call on all countries to commit to nuclear disarmament and to start making visible progress as a matter of urgency. And nuclear weapon states have a special responsibility to lead. Let us commit to making Nagasaki the last place on earth to suffer nuclear devastation. And I will work with you to that end. नाज़रीन, जिस उम्र में लोग घर पर बैठकर आराम करते हैं उस उम्र में ताइवान की एक खातून हवा में उड़ रही हैं और पैराग्लाइडिंग, अगर हम बात करते हैं पैराग्लाइडिंग की, तो उसका मजा ले रही हैं। जी हाँ, 93 साल की यूरोलिन ताइवान की ही नहीं दुनिया की सबसे मुअम्मर खातून है जो कि पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग ले रही हैं। नाज़रीन, अब जब यूरोलिन पैराग्लाइडिंग का मजा ले सकती हैं तो अगर आपको मौका मिले तो ये जरूर आजमाएं और जिंदगी का मजा लें। तो दुनिया की सबसे उम्रदराज खातून जो कि पैराग्लाइडिंग का मजा ले रही हैं और उन्होंने अपनी हिम्मत से ये कर दिखाया है। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए जी सलाम।